नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी पावर एंड फंक्शनिंग और किस प्रकार से हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। पिछले वर्षों में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हुए इस टॉपिक का वेटेज बढ़ जाता है, तो देन हमें पढ़ने का अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना होगा। बिकॉज जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप लिखेंगे कैसे। किताबों को आप पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, उनमें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कमज़ोर होता है, तो उस आधार पर आंसर नहीं लिखा जा सकता और जो आप लिखोगे वो हाई स्कोर नहीं जाएगा। तो समझते हैं संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बीस दिन में जीएस का कोई भी एक पेपर कवर किया जाता है उसमें कोई छुट्टी नहीं होती है और लगातार 20 दिन क्लास होती है, हर एंगल से कवर किया जाता है। तो दो तरीके से इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। एक तो संवैधानिक दर्जे का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। संवैधानिक स्थिति या दर्जा या स्टेटस। और दूसरा कुछ संवैधानिक संस्थाओं को इस आधार पर देखेंगे कि उनको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो कई प्रकार की संस्थाएं, कुछ संवैधानिक संस्था होती हैं, यानी दो प्रकार की। जब संविधान भारत का लिखा गया था तो उसी समय उनको लिख दिया गया था। मूल संविधान में जो संस्थाएं थी, एक तो वो संवैधानिक, और दूसरा फिर भारत की संसद बाद में किसी संस्था को या एजेंसी को संवैधानिक दर्जा दे सकती है। तो दो प्रकार से ये दर्जा डिसाइड होता है, या तो मूल संविधान में आपको ये दर्जा प्राप्त था या फिर बाद में सरकार ने कानून बना करके ये दर्जा आपको प्रदान किया है। तो संवैधानिक दर्जे की मांग विभिन्न संस्थाओं के लिए की जाती है, और कुछ संस्थाएं जिनको संविधान में ये दर्जा मिला हुआ था, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, भारत का निर्वाचन आयोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और बाद में सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। इसको बाद में दर्जा दिया है, बाकी इन तीनों संस्थाओं को तो मूल संविधान में मिला हुआ है। तो देन संवैधानिक दर्जा मिलने से एक लाभ तो होता है कि कार्यकाल लगभग निश्चित हो जाता है, यानी समय से पहले सरकार बर्खास्त कर तो सकती है, डिसीजन ले सकती है, लेकिन मनमाने तरीके से सरकार कार्य नहीं कर सकती। सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में और संसद में क्वेश्चन किया जा सकता है। जिन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, सरकार उनके अध्यक्ष को, सदस्य को कभी भी बर्खास्त कर सकती है, और उस मामले में सरकार को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो एक तो कार्यकाल की जो निश्चिंतता है इससे प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वेतन भत्ते सुविधाएं। किसी भी संस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिलता है तब उस संस्था के जितने भी खर्चे होते हैं, एक साल के सार्वजनिक जो व्यय होता है, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और संचित निधि से दिया जाता है धन। तो इसका अर्थ है कि अब उस संस्था के पास वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी, इसलिए संस्था अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित रख सकती है। और तीसरा, उस संस्था की शक्तियां एवं कार्य, यानी वो संस्था जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है
उसको अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता एक सीमा तक दी जाती है। स्वायत्तता तो होती है, स्वायत्तता से आगे होती है स्वतंत्रता। अर्थात ऐसी संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार या कार्यपालिका का नियंत्रण काफी कमजोर हो जाता है या कई मामलों में होता ही नहीं है। और लास्ट में आप बता सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बना करके संसद में प्रस्तुत करती हैं और संसद में इसकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता है, पूरी संसद इस पर डिस्कस करती है। तो कुछ ऐसे लाभ हैं या फायदे हैं जो आपको बताने हैं कि संवैधानिक दर्जा देने से क्या लाभ होता है। तो सबसे बड़ा लाभ होता है कार्यकाल की सुनिश्चितता। अगर मुझे कोई समय से पहले नहीं हटा सके, पद के साथ मेरे कार्यकाल की निश्चिंतता है, तो निश्चित रूप से ईमानदारी से स्वतंत्र रूप में कार्य किया जा सकता है। क्योंकि हर अधिकारी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे कभी भी पद से बर्खास्त किया जा सकता है यदि उसने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की। तो संवैधानिक दर्जा मिलने से ये सुरक्षा हमको मिल जाती है। लेकिन अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनको हम इन संस्थाओं के संबंध में अगर देखें तब स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आएगी। दो प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, ये तो मूल संविधान में, और बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है। 1993 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इसमें अध्यक्ष और सदस्य जो बनाए जाते हैं वे केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देन ये सभी संवैधानिक संस्थाएं, तो केंद्र सरकार अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति से इनको नियुक्त कराती है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही इनमें से अधिकांश को बर्खास्त भी किया जा सकता है। अधिकांश को, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से हटाया जाएगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी निर्वाचन आयोग के मामले में अगर हम देखें तो संवैधानिक दर्जे का पूरा लाभ भारत के निर्वाचन आयोग को मिलता है। अर्थात निर्वाचन आयुक्त केंद्र सरकार के बिना दबाव में आए ईमानदारी से कार्य कर सकता है। अगर केंद्र सरकार गलत आधार पर चुनाव जिताने का दबाव बनाती है तो निर्वाचन आयोग इस बात के लिए मना कर सकता है, क्योंकि किसी भी आयुक्त को उसके पद से केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो संवैधानिक दर्जे का वास्तविक लाभ है वो भारत के निर्वाचन आयोग को मिल रहा है, जबकि वित्त आयोग के पास नहीं है। वित्त आयोग के किसी भी अध्यक्ष सदस्य को सरकार कभी भी डिसमिस करा सकती है राष्ट्रपति से। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के मामले में देखो, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबर को अगर पद से बर्खास्त करना है तो इसके लिए सरकार पहले सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के एक जज से इस मामले की जांच करवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज जब जांच करता है केंद्र सरकार के आरोपों की, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज की सिफारिश पर राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को। यानी यूपीएससी के मामले में भी यहां संवैधानिक दर्जे का लाभ इसको मिलता है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि सभी संस्थाएं जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं उनको पद संबंधी सुरक्षा प्राप्त हो, जैसा कि आपने वित्त आयोग के मामले देखा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मामले में देखा। यहां भी बर्खास्त करने के मामले में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। दूसरा, इनकी कार्यप्रणाली और फंक्शनिंग। भारत के निर्वाचन आयोग को कौन से कार्य करने और कौन से कार्य नहीं करने, संविधान में कुछ कार्य लिखे गए थे और कुछ कार्य संसद ने कानून बना करके निर्देश पारित करके निर्वाचन आयोग को दिए कि आपको ये वाले कार्य करने और इन कार्यों को आपको नहीं करना है। वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग के मामले में केंद्र सरकार ने किया है और वित्त आयोग के मामले में किया है। वित्त आयोग की स्थिति अगर देखी जाए तो इन सभी संवैधानिक संस्थाओं में सबसे कमजोर बनी हुई है। तो देन कार्यप्रणाली के मामले में निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति ज्यादा मजबूत है और निर्वाचन आयोग की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। यानी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती
वह अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप देखें तो भारत के निर्वाचन आयोग के पास अपने कर्मचारी अधिकारी नहीं होते। जब भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव इसको कराने होते हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से कर्मचारी अधिकारियों की डिमांड करता है। चुनावों के समय बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर करना हो, सस्पेंड करना हो तो आयोग अपनी तरफ से नहीं कर सकता। आयोग को केंद्र और राज्य सरकार को उस मामले में सिफारिश करनी होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गलत आधार पर चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद सांसद विधायक बन जाता है, उनको बर्खास्त करने के मामले में भी निर्वाचन आयोग की स्थिति कमजोर है। क्योंकि अगर किसी सांसद को जिसने गलत आधार पर चुनाव जीता है, बाद में ऐसी कोई शिकायत आती है, उसको बर्खास्त करना हो, उसका चुनाव रद्द करना हो तो निर्वाचन आयोग को भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करनी होती है। फिर राष्ट्रपति उसकी सदस्यता को खारिज करते हैं। इसी प्रकार कुछ सांसद जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उनकी सदस्यता को अगर बर्खास्त करना हो तो दल बदल निरोधक कानून के आधार पर या तो लोकसभा के स्पीकर निर्णय लेंगे या फिर राज्यसभा के सभापति, जबकि उन सांसदों को चुनने का कार्य वो निर्वाचन आयोग ने किया है। तो वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से शक्तियां और कार्य अपने पास रखता है उनमें काफी कमियां हैं, उतना ज्यादा एफिशिएंट अभी ये नहीं है और वित्तीय मामलों के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। केंद्र सरकार फंड प्रदान करती है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें ज्यादा फंड चाहिए तो केंद्र सरकार इस मामले में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में भी यही है। संघ लोक सेवा आयोग को कोई निर्णय लेना है, यानी आईएएस एग्जाम में परीक्षा में शामिल होने की उम्र को घटाना है, अटेम्प्ट को घटाना है, सिलेबस में भारी बदलाव करना है, ट्रेनिंग प्रोसीजर में बदलाव करवाना है, इन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप में निर्णय नहीं ले सकता, यानी केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है। तो देन आपको यह समझना है कि संवैधानिक दर्जा मिलने मात्र से पूरी सुरक्षा नहीं मिल जाती है। सैद्धांतिक रूप में लाभ होता है, लेकिन स्वतंत्र और निरपेक्ष स्थिति नहीं प्राप्त हो पाती, यानी सरकार का दबाव किसी ना किसी रूप में बना ही रहता है। जबकि सरकार के दबाव से मुक्त करने के लिए ही संवैधानिक दर्जे की बात की जाती है, क्योंकि इन संस्थाओं को सरकार के खिलाफ ही कार्य करना है। सरकार की मशीनरी में जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनके प्रभाव से मुक्त रहते हुए इनको अपना कार्य करना होता है। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप संवैधानिक संस्थाओं को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी और उस प्रकार के क्वालिटी वाले उत्तर हम लिख पाएंगे। तो बहुत डिटेलिंग के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस पर डिपेंड करेंगे। धन्यवाद।